हाय गाइस, क्या हाल है आप सबके। सैलरी क्लास चल रही थी दोस्त हमारी इनकम टैक्स के अंदर, और हमने अभी तक जो देखा, हमने अभी तक लास्ट हमने परक्यूजिट्स हम डिस्कस कर रहे थे। यस, वी आर डिस्कसिंग द परक्यूजिट्स। और परक्यूजिट्स के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था मेरे दोस्त? जो फर्स्ट कैटेगरी थी हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट कैटेगरी थी आपकी टोटली एग्जाम्प्ट परक्यूजिट्स, हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज की कैटेगरी में जो टैक्सेबल परक्यूजिट्स होते हैं उसको डिस्कस किया। और अब पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल को हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी बाकी बचे हुए परक्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने लीव ट्रेवल कंसेशन कर लिया था। यस, लीव ट्रेवल कंसेशन कर लिया, और मेडिकल फैसिलिटी, दो बड़े परक्यूज हमने कर लिए थे। अब उसके बाद में हम बढ़ते हैं, आज की आगे की कहानी हम बढ़ाते हैं। होप अभी तक की क्लास आपको समझ में आई होगी। प्रॉब्लम्स की बात, प्रॉब्लम्स का चिंता ना करें, सारे प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। एक बार रेंट फ्री अकोमोडेशन तक पहुंच जाएं, उसके बाद हम सारी प्रॉब्लम्स भी करेंगे। अच्छा दोस्त, मैं कहना चाह रहा हूं, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सैलरी बड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर को साथ साथ में रिवाइज करते रहें। कुछ लोगों के काम मेरे पास में भी नहीं आ रहे हैं, हम इतना स्लो चल रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है, तो आप वो काम भी बराबर मेरे को भेजें। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट जो हमारा परक्यूजिट्स है, उस परक्यूजिट्स की बात करते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है। दैट इज यूज ऑफ मूवेबल एसेट। ये क्या बला है? यूज ऑफ मूवेबल एसेट क्या बला है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई एसेट्स यूज करने के लिए दे देता है। जैसे एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को लैपटॉप दे दिया, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कंप्यूटर दे दिया कि जाओ इसको यूज करो। पर्सनल यूज हो सकता है, क्योंकि अगर ऑफिशियल यूज होगा तो देखिए कोई भी परक्यूजिट्स नहीं है, क्योंकि उसको पर्सनली बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यहां पे हम ये बात मान रहे हैं कि अगर एम्प्लॉयर ने सपोज कीजिएगा, एम्प्लॉयर ने ये बॉटल अपने एम्प्लॉय को दे दी, समझ जाओ रे। हाँ, तो यह क्या है? दिस इज यू, यह एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को यह एसेट्स यूज करने के लिए दी है। जब एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के जाएगा तो ऐसी कंडीशन में यह वापस एसेट्स किसको रिटर्न कर देगा? एम्प्लॉयर को रिटर्न कर देगा। अच्छा, यहां पे हम कौन सी एसेट्स की बात कर रहे हैं? मूवेबल एसेट्स की। कौन सी एसेट्स की बात कर रहे हैं? मूवेबल एसेट्स की। क्या इसको मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता हूं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं साहब। तो ये क्या है? मूवेबल एसेट है बेटा। तो यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स किसकी बात कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए, कुछ एसेट्स की बातें हमने स्पेसिफिकली की है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप परक्यूजिट्स में, फुल्ली एग्जम्प्ट परक्यूजिट्स में आया था कि जब राम जा रहा था तो उसको हमने लैपटॉप दिया था, कंप्यूटर दिया था, याद आया? उसको टेलीफोन की फैसिलिटी दी थी। तो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनके अलावा की बात करेंगे यहाँ पे। हाँ, लैपटॉप कंप्यूटर लिखा हुआ है, लेकिन देखिएगा क्या है ये भला, आइए समझते हैं कि अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई मूवेबल एसेट दी है, कौन सी एसेट दी है? मूवेबल एसेट दी है, यूज करने के लिए। तो देखिए क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। यूज ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स, क्या है? लैपटॉप दे दिया या कंप्यूटर्स दे दिया, तो इसका बेनिफिट जो है, ये इसका टैक्सेबल वैल्यू जो है, इसको वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स कहें या टैक्सेबल वैल्यू कहें, एक ही बात है। या क्या कहें? टैक्सेबल वैल्यू कहें, तो एक ही बात है। समझ में आ रही है आपको ये चीज? हाँ जी। तो ये यहां पे क्या आएगा? निल। वैल्यू ऑफ बेनिफिट यानी टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगी उसकी? निल। यानी अगर आपने लैपटॉप और कंप्यूटर दिया है तो उसकी वैल्यू निल रहेगी। उसके बाद में अदर मूवेबल एसेट्स दिया, मूवेबल एसेट्स अदर देन कौन सा? लैपटॉप और कंप्यूटर के अलावा और एसेट्स जो ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन द रूल्स, यानी जैसे हमने टेलीफोन का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लैपटॉप कंप्यूटर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इनके अलावा कोई भी एसेट्स है तो अब मुझे एक चीज बताओ। जैसे सपोज कीजिएगा एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए फर्नीचर दिया, उसके घर में कुछ फर्नीचर लगा दिया, डबल बेड लगा दिया, डाइनिंग टेबल लगा दी, अलमारी लगा दी, फर्नीचर्स लगा दिया साहब। अब वह एम्प्लॉयर वो फर्नीचर को कैसे लेके आएगा? एम्प्लॉयर ने जो फर्नीचर एम्प्लॉय के घर में रखा है वो कैसे लेके आएगा? वह दो तरीके से ला सकता है मेरे दोस्त। या तो एम्प्लॉय क्या करे, मार्केट से उसको परचेस करके लाए, एम्प्लॉयर क्या करे, मार्केट से उसको परचेस करके लाए और फिर अपने एम्प्लॉय को दे दे यूज करने के लिए। या बड़े बड़े देश में क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि ये फर्नीचर एक्सेट्रा रेंट पे भी मिलते हैं। तो एम्प्लॉयर ने क्या किया? फर्नीचर रेंट पे लेके आया एम्प्लॉयर, और उस फर्नीचर को किसको दे दिया? एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे दिया। ये देखिए,
फर्नीचर लेके आया एम्प्लॉयर और किसको दे दिया, एम्प्लॉय को दे दिया यूज करने के लिए। तो दो तरीके से लाया जा सकता है, एम्प्लॉयर के द्वारा, या तो एम्प्लॉयर उसको परचेज कर ले, या तो एम्प्लॉयर क्या कर ले, उसको परचेज कर ले, और या फिर एम्प्लॉयर क्या करे, उसको रेंट पे लेके आके वो एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे दे। चलिए, तो इसमें टैक्सेबल वैल्यू कितनी आएगी, इसमें टैक्सेबल वैल्यू देखिए, समझिएगा टैक्सेबल वैल्यू। अगर एम्प्लॉयर वो परचेज करके लाया है, अगर एम्प्लॉयर क्या करके लाया है, परचेज करके लाया है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू रहेगी, इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू रहेगी एम्प्लॉय के लिए, वो रहेगी 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम, 10% ऑफ कॉस्ट पर एनम। समझ में आ रही है बात? यानी एक साल के लिए सपोज कीजिएगा एम्प्लॉयर 2 लाख का फर्नीचर खरीद के लेके आया और अपने एम्प्लॉय को उसने यूज करने के लिए दे दिया। तो इस 2 लाख का 10% कितना होता है, 2 लाख का 10% 20,000। तो 20,000 जो वैल्यू रहेगी वो टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गया आपको? यस माय डियर, जो 20,000 वैल्यू है वह टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी एक साल के लिए। हर साल वो 20,000 उसकी टैक्सेबल वैल्यू रहेगी। ये मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ जी, समझ में आ गई सर। अच्छा, अगर सपोज वो रेंट पे लेके आता, कि एम्प्लॉयर ने क्या किया, वो फर्नीचर परचेज नहीं किया, एम्प्लॉयर क्या करता है, एनुअली 30,000 रुपीज रेंट पे लेके आ गया। यानी फर्नीचर वो फर्नीचर उसने अपने एम्प्लॉय को दिया है, लेकिन वह फर्नीचर एम्प्लॉयर ने परचेज नहीं किया मेरे दोस्त, वह फर्नीचर वो रेंट पे लेके आ गया, और इसके बदले में रेंट दिया कितना, दैट इज 80,000 या 30,000 उसने रेंट दिया। तो जितना रेंट एम्प्लॉयर ने दिया है उन फर्नीचर के लिए एम्प्लॉय के वास्ते, एम्प्लॉय के यूज के वास्ते, तो वह वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। वह वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। समझ में आ गई ये बात? अच्छा, अगेन साहब, परक्विजिट्स में एक तकिया कलाम है, एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय विल बी सब्सट्रैक्टेड। समझ में आ गई बात? चलिए साहब, तो इसको थोड़ा सा हम देखें। यहाँ पे देखिए, क्या अगर खरीद के लिए गया तो 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द सच एसेट, और अगर किराए पे लाया तो द अमाउंट ऑफ रेंट। समझ में आ रही है चीज़? चलिए साहब, तो इसका चार्ट देख लेते हैं। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, लैपटॉप और कंप्यूटर, और यहाँ पे एक और चीज़ लिख देना, फोन। लैपटॉप और कंप्यूटर और फोन, एक और चीज़ लिख देना बेटा यहाँ पे। हाँ जी, क्या लिख देंगे आप यहाँ पे, टेलीफोन। यस, एक और लिख दें आप, टेलीफोन। तो दैट इज, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, टेलीफोन। हाँ, सो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। अदर एसेट्स में, अदर स्पेसिफाइड एसेट्स जो है, अदर स्पेसिफाइड नहीं, इसके अलावा या अन्य कोई स्पेसिफिक एसेट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। जैसे हमने मोटर कार को डिस्कस कर लिया, होप यू अंडरस्टूड। मोटर कार के लिए अलग से रूल्स है, तो उसको हमने डिस्कस कर लिया, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, टेलीफोन, हालांकि मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन टेलीफोन को भी हमने अलग से डिस्कस किया, वो यहाँ पे नहीं आएगा। लैपटॉप कंप्यूटर भी यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन उसको पहले हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो ये सिर्फ इस ब्लॉक के लिए बना हुआ है, ये जो है ना, ये सिर्फ इस ब्लॉक के लिए बना हुआ है। तो अदर एसेट्स में देखिए क्या हो सकता है, अगर एम्प्लॉयर उसको परचेज करके लाया है तो क्या होगा, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, और एम्प्लॉयर उसको रेंट पे लेके आया है तो रेंट और चार्ज पेड बाय द एम्प्लॉयर, और अमाउंट पेड और रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर द यूज ऑफ सच एसेट शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द अबव अमाउंट। अगर सपोज कीजिएगा मैंने अरिहंत बाबू को, मेरे यहाँ पे अरिहंत जॉब करता है, उसको मैंने 2 लाख का फर्नीचर दिया यूज़ करने के लिए, मैं खुद वो खरीद के लेके आया हूँ, तो कौन सा केस हो गया ये, मैं परचेज करके लाया हूँ, तो कितना परसेंट टैक्सेबल होगा, 10% ऑफ द कॉस्ट, यानी 10% ऑफ 2 लाख। 2 लाख का 10% यानी 20,000 अरिहंत के लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब उसमें से सपोज कीजिए मैंने उससे 5,000 रुपये साल का रिकवर कर लिया। मैंने अरिहंत से बोला, नहीं भैया, इस फर्नीचर को यूज़ करने के लिए तेरे को 5,000 मुझे देने पड़ेंगे। अरिहंत ने कहा, लो ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अरिहंत ने मेरे को 5 दे दिए, पूरा 5 नहीं सर, आप 6 लो। तो अरिहंत ने मेरे को 6,000 रुपीज़ दे दिए। तो फिर वैल्यूएबल टैक्स यानी तो फिर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स कितना होगा। तो ऐसी कंडीशन में टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स कितना होगा मेरे दोस्त, 20,000 तो था, उसमें से कितना लेस करेंगे, 6,000। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 14,000। इट्स गुड। चलिए, ये बात तो हमने देख ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक ये पॉइंट, एक मैंने बीच में पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट एक नया, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। यूज ऑफ मूवेबल एसेट समझ में आ गया आपको। अब ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट का मतलब क्या हो गया,
कि ओनरशिप ट्रांसफर करना। क्या ट्रांसफर करना? ओनरशिप ट्रांसफर करना। एम्प्लॉयर ने, अगेन ये भी मूवेबल एसेट्स की बात कर रहा है मेरे दोस्त, एम्प्लॉयर ने अपने कोई मूवेबल एसेट्स की ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर दी? एम्प्लॉयर ने अपने मूवेबल एसेट्स की ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर दी? एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दी। किसको ट्रांसफर कर दी मेरे बच्चा? एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दी। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो एसेट्स को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसको हम एसेट्स को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखिए, अगर वो कंप्यूटर, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कंप्यूटर, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो क्या होगा? तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? तो देखिए, अगर आपका एसेट जो है, अगर आपका क्या है, एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ एनी मूवेबल एसेट्स, इसमें सबसे पहले हम बात करें कंप्यूटर, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आइटम। अगर कंप्यूटर, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अगर ये वाली एसेट्स है, तो इसके अंदर क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या आता है यहाँ पे देख लेते हैं। ये कहता है रेफर नोट, नोट हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम डज नॉट इंक्लूड हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस इसमें नहीं आएंगे, मिक्सी, गीजर, ये सब इसमें नहीं आएगा। बट इट इंक्लूड्स डेटा स्टोरेज डिवाइस, डिजिटल डायरी, प्रिंटर्स। हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आएगा जी आपका क्या? डेटा स्टोरेज डिवाइस, अरे 1 TB का, हाँ, डेटा स्टोरेज, डिजिटल डायरी, हालांकि अभी ओल्ड हो गया, डिजिटल डायरी आजकल नहीं चलता है, लेकिन फिर भी डिजिटल डायरी, प्रिंटर, समझ में आती है बात? तो कंप्यूटर, लैपटॉप एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या क्या आता है? दैट इज डेटा स्टोरेज डिवाइस, डिजिटल डायरी एंड प्रिंटर्स, डीडीपी, डेटा स्टोरेज डिवाइस, डिजिटल डायरीज एंड प्रिंटर। अगर ये ट्रांसफर किया है एम्प्लॉयर ने, अपने एम्प्लॉय को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले इसमें क्या काम करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि कितने अमाउंट, कितने वैल्यू का बेनिफिट एम्प्लॉय को दिया है, कितने अमाउंट की एसेट। सबसे पहले जो एसेट्स दे रहे हैं, जो एसेट्स दे रहे हैं, मान लीजिएगा ये यहाँ पे आपका हाँ जी, मान लेते हैं ये एक एसेट है। ये एसेट मान लो ये लैपटॉप है, ये आईपैड है, हाँ आईपैड लैपटॉप में ही आएगा। ये लैपटॉप है, या मैं लैपटॉप आईपैड ही ले लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वही समझा देता हूँ। ये एक आईपैड है मेरे पास में। ये जो आईपैड है, ये आईपैड एम्प्लॉयर ने, ये आईपैड एम्प्लॉयर ने क्या किया? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया, ले जा, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो सबसे पहले इस आईपैड की आज की डेट की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने वैल्यू की एसेट्स को इन्होंने ट्रांसफर किया है, एम्प्लॉयर ने कितने वैल्यू की एसेट्स को ट्रांसफर किया है। सबसे पहले व्हाट इज द today's value of this assets which is going to be transferred or which has been transferred to the employee by the employer। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए ये देखा जाएगा इसको परचेज कब किया गया था, इसको परचेज कब किया गया था और पुट टू यूज कब किया गया था। जिस दिन से इसको पुट टू यूज किया गया था, वहां से इसका डेप्रिसिएशन, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। मान लो कि इस एसेट्स को लिया, ये एसेट्स लिया था 20,000 में। कितने में लिया ये एसेट्स? 20,000 में एसेट्स लिया। अब 20,000 में ये एसेट्स लिया है, तो इस एसेट्स को हाँ जी 20,000 में एसेट्स को लिया गया था। 2 साल हो गए इस एसेट्स को लिए हुए। अब 2 साल के बाद में एम्प्लॉय क्या कर रहा है? 2 साल के बाद में एम्प्लॉयर क्या कर रहा है बेटा? एम्प्लॉयर इस एसेट्स को ट्रांसफर कर रहा है। किसको? एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर रहा है। तो मेरी जान, सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि इसकी आज की वैल्यू क्या है, इसकी आज की वैल्यू क्या है। अब सपोज कीजिएगा 2 साल पहले इसको मैंने कितने में परचेस किया था। मान लेते हैं कि मैं एम्प्लॉयर हूं और प्रभात जो है वह एम्प्लॉय है। मैं एम्प्लॉयर हूं और प्रभात क्या है? एम्प्लॉय है। तो बेटा जी इसको 2 साल पहले कितने में ट्रांसफर किया था, कितने में परचेस किया मैंने? 20,000 में। तो मुझे सबसे पहले इसकी आज की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और आज की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चार्ज करना पड़ेगा? इस पे डेप्रिसिएशन। क्या चार्ज करना पड़ेगा मेरी जान? डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो यहां पे मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन किस रेट से चार्ज करूंगा? वो इनकम टैक्स में दिया हुआ, वो रूल्स में दिया हुआ है, दैट इज 50% ऑफ कॉस्ट। समझ में आता है? और कौन से मेथड से? 50% की रेट से। किस मेथड से? WDV के, रिड्यूसिंग बैलेंस। यानी पूरे 1 साल का जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 50%
50% डेप्रिसिएशन रेट होगा और WDV के मेथड से लगेगा। तो अगर मैं पहले साल की बात करता हूं तो पहले साल में मेरा कितना डेप्रिसिएशन, हाँ जी, कॉस्ट देखो, कॉस्ट कितने की कॉस्ट थी, 20,000 की। सो 20,000 की कॉस्ट थी, उस 20,000 में से पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना लेस हो गया, 20,000 का 50%। सुन आराम से, 20,000 का 50%, 10,000 लेस हो गया। तो पहले साल के एंड में उसकी वैल्यू कितनी बची, 10,000, 20 में से 10 चला गया, 10,000। अब सेकेंड ईयर में अगेन कितना परसेंट, 50% ऑफ 10,000। WDV कितना रहा उसका, 10,000। तो उसका 10,000 कितना रहा आपका, 10,000 का 50% कितना रहा आपका, 5,000। कितना है, 5,000। तो 5,000 और लेस हो गया। तो अब कितना, आज की डेट में इसकी वैल्यू कितनी है, 5,000। आज की डेट में इसकी वैल्यू कितनी है, 5,000। तो इसका मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉयर कितने की वैल्यू की एसेट्स एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर रहा है, 5,000 की वैल्यू की एसेट्स को एम्प्लॉयर ट्रांसफर कर रहा है। तो यह टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000। अब सपोज करो, अगेन वो हमारा तकिया कलाम परक्विजिट्स का, अब सपोज करो एम्प्लॉई 1,000 रुपीज दे रहा है, यानी 1,000 रुपीज में ये आईपैड, 1,000 रुपीज में ये जो आईपैड है, ये आईपैड कौन ले रहा है, एम्प्लॉय परचेज कर रहा है अपने एम्प्लॉयर से। तो एम्प्लॉयर कितने की वैल्यू की एसेट्स दे रहा है, 5,000 के वैल्यू की एसेट्स दे रहा है। कितने में दे रहा है, 1,000 में दे रहा है। तो कितने का बेनिफिट पहुंचा रहा है, यस, कितने का बेनिफिट पहुंचा रहा है, 4,000 का बेनिफिट पहुंचा रहा है। और यही 4,000 टैक्सेबल वैल्यू होगी मेरे दोस्त, यही 4,000 क्या होगी, टैक्सेबल वैल्यू होगी। होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया। मैं वापस कहता हूं, कैसे यहां पे टैक्सेबल वैल्यू निकलेगी। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जिस डेट को एसेट्स ट्रांसफर हो रही है, जिस डेट को एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को एसेट्स ट्रांसफर हो रही है, उस डेट को उस एसेट्स की वैल्यू क्या है, उस डेट को उस एसेट्स की वैल्यू क्या है वह निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो जिस दिन परचेज किया था, यानी जिस दिन परचेज या पुट टू यूज, तो यहां पे कौन सा यूज आएगा अपना, पुट टू यूज। जिस दिन हमने एसेट, जिस दिन हमने यानी कि एम्प्लॉयर ने, जिस दिन एम्प्लॉयर ने अपनी एसेट्स को लिया था और उसको पुट टू यूज किया था, ऐसी कंडीशन में, इन दैट कंडीशन एम्प्लॉयर, अब मुझे एक चीज बताइएगा, तो वहां से लेके डेट ऑफ ट्रांसफर तक का, वहां से लेके डेट ऑफ ट्रांसफर तक का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। और डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो अगर कंप्यूटर और लैपटॉप है तो कितना, 50%। कितना है जी, 50%। कितना है ये यहां पे, 50%। और ये 50% किस मेथड से लगेगा, WDV के मेथड से लगेगा। किस मेथड से लगेगा, दैट इज WDV के मेथड से लगेगा। होप यू अंडरस्टूड, आपको ये समझ में आया। अच्छा, अब एक और चीज यहां पे मैं बता दूं, ये 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स पर एनम एज पर WDV, एज पर WDV, एक साल के लिए 50% लगेगा। अब यहां पे थोड़ा सा समझें, एक साल का मतलब होता है ईच कंप्लीटेड ईयर्स। यहां पे इसका मतलब क्या होता है, जो एक साल, ये जो 50% का जो डेप्रिसिएशन लगना है ना आपका, 50% का जो डेप्रिसिएशन लगना है बेटा जी, वो फॉर द ईच कंप्लीटेड ईयर्स का लगना है। सर ये क्या है, सर ये थोड़ा बताओ ना, ये थोड़ा समझ नहीं आया। अरे बेटा बता रहा हूं यार, थोड़ा नचारक बता रहा हूं बेटा। इसका मतलब ये है, मान लो वापस मैं ये कहता हूं, मैं हूं एम्प्लॉयर और अगेन प्रभात है एम्प्लॉय, मेरे को, मैंने इस एसेट को परचेज किए हुए अब टाइम हो गया है 2 साल और 3 महीने। 2 साल और 3 महीने। अब 2 साल और 3 महीने हो गए, इसमें मुझे बताओ कंप्लीटेड ईयर्स कितने हुए। कंप्लीटेड ईयर्स का मतलब 12 महीने का 1 साल, 12 महीने का 1 साल, कंप्लीटेड ईयर्स कितने हैं, 2। बाकी तो 3 महीने है ना, ऊपर के तो 3 महीने ही है, तो 3 महीने है तो वो क्या कंप्लीटेड ईयर्स थोड़ी ना हो जाएंगे, वो तो आपका पार्ट ऑफ द ईयर है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वह ओनली एंड ओनली कंप्लीटेड ईयर्स का डेप्रिसिएशन ही चार्ज होगा। अगर इस एसेट को लिए हुए मुझे 2 साल 3 महीने हो गए हैं, तो जब मैं आज की डेट की वैल्यू निकालूंगा, तो आज की डेट की वैल्यू निकालते समय मैं सिर्फ और सिर्फ 2 साल का डेप्रिसिएशन ही लेस करूंगा, बिकॉज माई कंप्लीटेड ईयर इज ओनली 2 years। होप यू अंडरस्टूड। अगर सपोज कीजिएगा 2 साल और 11 महीने हो गए,
अरे 2 साल 11 महीने और 25 दिन हो गए, फिर भी वो तीसरा साल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो तीसरा साल कंप्लीट नहीं हुआ है मेरे दोस्त, तो तीसरा साल का डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज नहीं किया जाएगा आज की वैल्यू निकालने के लिए। तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वह डेप्रिसिएशन इस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा बेटा जी, वो डेप्रिसिएशन ओनली एंड ओनली फॉर द कंप्लीटेड ईयर्स किया जाएगा। समझ में आ गया बात? 50% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ईच कंप्लीटेड ईयर्स में, और किस मेथड से? WDV के मेथड से। मोटर कार में डेप्रिसिएशन की रेट कितनी हो जाएगी? यहाँ पे आइए, मोटर कार में डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है? दैट इज 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। यानी मोटर कार में क्या है? 20%। कितना है भैया जी? 20%। अच्छा, किसके लिए? ईच कंप्लीटेड ईयर्स के लिए साहब, ईच कंप्लीटेड ईयर्स के लिए। अच्छा, कौन सा मेथड? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। समझ में आ गया? बाकी सिस्टम वही है सर। कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोटर कार। सुनिए सुनिए सुनिए, कंप्यूटर एसेट्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लैपटॉप, मोटर कार, इन दोनों के लिए WDV मेथड यूज होता है। इन दोनों के लिए WDV मेथड यूज होता है। और बाकी कोई भी एसेट्स है, बाकी आपकी कोई भी एसेट्स है, तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए दिस इज 10%। कितना परसेंट बेटा जी? 10% फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स। और किस मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से। यस, सपोज कीजिएगा एम्प्लॉयर के यहां पे फ्रीज पड़ा है। फ्रीज, हाँ जी, फ्रीज होता है ना इसमें, ठंडा ठंडा, कूल कूल। हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में नहीं आएगा। फिर मैं बात कह दूं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या क्या आएगा? देखो, अगेन अगेन यार तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या आएगा? ओनली DDP। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भैया दादा प्यारे सॉरी, ओनली DDP। ये है इलेक्ट्रॉनिक आइटम। समझ में आया? दिस इज ओनली DDP। यही आता है DDP इलेक्ट्रॉनिक आइटम में। हाँ जी, तो इसमें लिखा हुआ डज नॉट इंक्लूड हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज। चलिए, अब क्या हुआ, ये अदर मूवेबल एसेट्स में बात करूं तो क्या चीज़ आ सकती है आपकी? बहुत सारी चीज़ें आ सकती है दोस्त, जैसे आपका फ्रिज है, आपका फर्नीचर है, ऐसी बहुत सी चीज़ें आ सकती है। एम्प्लॉयर ने क्या किया? एम्प्लॉयर ने अपने यहाँ पे सपोज कीजिएगा एक फ्रिज खरीदा। फ्रिज को खरीदे हुए 8 साल हो गए हैं साहब। कितने साल हो गए हैं? 8 साल हो गए। 8 साल पहले वह फ्रिज 50,000 में खरीदा था। समझ में आ रही बात? मान लो 8 साल 10 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? 8 साल 10 महीने हो गए। बताओ कितने साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? 9 साल का? अरे नहीं बाबू, 9 साल का क्यों? कंप्लीटेड ईयर्स। कंप्लीटेड ईयर्स कितना होता है? 8। तो 8 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। समझ में आ गई बात? ओके, मान लेते हैं 8 साल पहले क्या हो गया था? उसको 80,000 में परचेज किया, या 8 साल पहले उसको 1 लाख में परचेज किया था। उस फ्रीज को 1 लाख में परचेज किया था। डबल डोर बड़ा फ्रीज है यार, उसको हमने 1 लाख में परचेज किया। तो 1 लाख का, यानी 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो 8 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 8, 80,000। 1 लाख में से 80,000 लेस कर दिया, तो आज की वैल्यू कितनी आ गई? आज की वैल्यू आ गई साहब, कितनी आ गई? हाँ बोलो बाबू, आज की वैल्यू आ गई 20,000। तो मान लेते हैं ये फ्रीज है। ये क्या है? फ्रीज है। तो इस फ्रीज को आज अगर एम्प्लॉयर ट्रांसफर कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, तो इसकी आज की वैल्यू कितनी है? 20,000। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले निकालो आज की वैल्यू कितनी है। अच्छा, अब सपोज करो वह एम्प्लॉय से 5,000 चार्ज कर रहा है। एम्प्लॉय से कितना चार्ज कर रहा है? वो 5,000 चार्ज कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया? आज की वैल्यू कितनी है इसकी? 20,000। आज की वैल्यू कितनी बेटा जी? 20,000। कितना चार्ज कर रहा है? 5,000। कितना चार्ज कर रहा है? 5,000। तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी? 15,000। गुड, क्योंकि बेनिफिट कितना जा रहा है? बेनिफिट जा रहा है 15,000 का। तो जितना बेनिफिट जा रहा है उतना टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। सपोज करो दूसरा केस, आज की वैल्यू कितनी है इसकी? 20,000। कितना वैल्यू आज का? 20,000। अब वह एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से 21,000 चार्ज कर रहा है कि भैया ये फ्रिज है, इस फ्रिज को अगर आपको लेना है तो 21,000 में ले लीजिएगा। वैल्यू कितनी? 21,000। वैल्यू कितनी? 20,000। वैल्यू कितनी? 20,000। कितना चार्ज कर रहा है? 21,000 चार्ज कर रहा है। तो मेरे दोस्त बताओ अब कितना बेनिफिट जा रहा है?
कुछ भी नहीं जा रहा भैया, दिलावर बेनिफिट जा रहा है, नथिंग। तो ऐसी कंडीशन में क्या कोई टैक्सेबल वैल्यू होगी क्या? नहीं साहब, कोई भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं होगी। होप यू अंडरस्टूड। तो इस तरह अगर मूवेबल एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है, अगर कंप्यूटर, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, तो कॉस्ट ऐसे कितना लेस कर देंगे हम? 50%। किस रेट से? 50% के रेट से। कौन से मेथड से? WDV के मेथड से। मोटर कार है तो कॉस्ट में से कितना लेस कर देंगे? 20% पर एनम लेस कर देंगे। 20% क्या है आपका? पर एनम हम लेस कर देंगे। किस रेट से? WDV के रेट से। WDV के रेट से। और अगर ये हमारा कोई अदर मूवेबल एसेट्स है तो कॉस्ट में से कितना लेस कर देंगे? 10% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से हम लेस कर देंगे। और वह वैल्यू, वो मेथड कौन सा हो जाएगा? SLM मेथड हो जाएगा। होप समझ में आया होगा, होप आपको समझ में आया होगा। तो 50-20-10, 50-20-10, 50 WDV, 20 WDV और 10 SLM। 50 किसके लिए? 50 कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए। WDV ऐसा बहुत जल्दी डेप्रिशिएट होता है, बहुत जल्दी इसकी मार्केट में प्राइस कम होती है, इसलिए 50%। समझ में आ रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ WDV मेथड। मोटर कार पंप, तो मोटर कार पंप में 20% ऑफ WDV, 20% ऑफ कॉस्ट, 20% ऑफ कॉस्ट एज पर द WDV। और अदर एसेट्स में आराम से रिलैक्स होके 10% ऑफ द कॉस्ट। और कौन सा मेथड? SLM। ये जितना भी 20%, चाहे 50 हो, चाहे 20 हो, चाहे 10 हो, ये पर एनम है, हर एक कंप्लीटेड ईयर्स के लिए। ध्यान रहे, ये किसके लिए मेरे दोस्त? यह कंप्लीटेड ईयर्स के लिए है। होप यू अंडरस्टूड। आज की वैल्यू निकाल लो, आज की वैल्यू में से कितना उसने रिकवर किया है वो लेस कर दो। अगर उसने रिकवर ज्यादा किया है तो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। समझ में आया आपको ये चीज? चल नेक्स्ट में बात करता हूं, थर्ड इसमें आज लेता हूं मैं, ये आज के हिसाब से मैं काउंटिंग कर रहा हूं। वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट, वाउचर और टोकन। अब वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट, वाउचर, टोकन क्या हो सकता है, वही बात करें हम। अच्छा ध्यान रहे, अब मुझे एक चीज बताइए, यह एक, ये दिस इज, देखिए समझिएगा। तो सर ऊपर वाले में इसमें क्या क्या डिफरेंस है, मैं बताता हूं ऊपर वाले में इसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताता हूं। ये आईपैड में ऑलरेडी यूज कर रहा था, ये मैं ऑलरेडी यूज कर रहा था, यूज करने के बाद में मैंने इसको क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो यह किस में आ जाएगा? ये ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स में आ जाएगा। समझ में आता है चीज? अच्छा, यह मैंने परचेज किया और ये डायरेक्टली परचेज करके तुरंत मैंने इसको क्या कर दिया? गिफ्ट में दे दिया। तुरंत मैंने इसको क्या कर दिया? गिफ्ट में दे दिया। मैंने एम्प्लॉई को दे दिया, ये लो जी तुम्हारा गिफ्ट। उसकी बर्थडे पे मैंने मान लेते हैं, हाँ जी मान लेते हैं कि ये साक्षी मेरे यहाँ पे जॉब करती है, उसको मैंने ये अपने, इसको मैंने ये आईपैड मैंने उसकी बर्थडे पे गिफ्ट कर दिया, नया परचेज करके। दैट इज द गिफ्ट। अब गिफ्ट क्या होता है बेटा? गिफ्ट देखो अलग अलग भी हो सकता है। गिफ्ट या तो कैश में भी हो सकता है। गिफ्ट देखिए, गिफ्ट आपका कैश में हो सकता है, चेक से हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो गिफ्ट चेक में हो सकता है, कैश में हो सकता है, या कोई ऐसा वाउचर दे दें जो वाउचर्स किस में कन्वर्ट हो जाए? कैश में कन्वर्ट हो जाए। आपको वाउचर्स दे दिया गया जो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? आपको बोला गया ये लीजिएगा वाउचर, 10,000 का वाउचर मैं आपको देता हूं, आप इसको जाके हमारे ऑफिस से एनकैश करवा लीजिएगा। तो देते ना वो, आप ध्यान रखते हो तो देते हो ना अपन। अगर देखो, आपने टीवी में भी देखा होगा, लोगों को 2.5 लाख रुपया मिलता है तो 2.5 लाख रुपये का पूरा चेक इस तरह से देते हैं वो पूरा एक, और बाद में जाके उसको एनकैशमेंट करवा लिया जाता है। तो अगर कोई ऐसा गिफ्ट है जो कि कैश में दिया है, चेक में दिया है, कोई ऐसे वाउचर में दिया है जिस वाउचर को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? कैश में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। मैंने एक वाउचर दिया, मान लेते हैं मैंने एक वाउचर दे दिया, सपोज कीजिएगा ये एक मैंने वाउचर दे दिया, ये मैंने अपने एम्प्लॉय को वाउचर दे दिया। मैंने कहा इसकी वैल्यू है 10,000 का, 10,000 का वाउचर है। आप 10,000 का वाउचर, आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इस 10,000 से आप जाके क्या कर सकते हो? इस 10,000 से जाके जोडियाक के शोरूम में आप शॉपिंग भी कर सकते हो। जोडियाक के शोरूम में, जोडियाक एक ब्रांड है, उसके शोरूम में आप जाके शॉपिंग भी कर सकते हो। और चाहो तो आप अपने ऑफिस में जाके इसको एनकैश भी करवा सकते हो, 10,000 रुपीज कैश में ले सकते हो। आपके पास में दोनों फैसिलिटी है। तो दिस वाउचर, ये वाउचर कौन सी कैटेगरी में आता है? दिस वाउचर इट इज कन्वर्टेबल इनटू कैश, इसमें आता है। तो अगर आपने कैश दिया है या इनडायरेक्टली कोई ऐसा वाउचर दिया है जो कि किस में कन्वर्ट हो जाए? कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो बेटा जी वो फुल्ली टैक्सेबल है। वो कैसा है? फुल्ली टैक्सेबल है। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसके अलावा सपोज कोई आपने कोई गिफ्ट दिया है या कोई वाउचर, गिफ्ट इन काइंड, गिफ्ट इन, मैंने ये दे दिया लैपटॉप, ये सॉरी आईपैड दे दिया, या आईपैड में 30,000 में लेके आया था, मैंने अपने एम्प्लॉय यानी मैंने साक्षी को क्या कर दिया? इसको गिफ्ट में दे दिया।
अब इसको मैंने गिफ्ट में दे दिया नाउ, तो दिस इज, ये क्या है, गिफ्ट है। या कोई मैंने वाउचर दे दिया, अब मैंने ये 10,000 का वाउचर दिया, मैंने कहा नहीं साहब, इससे एक्सक्लूसिवली आप यहाँ पे कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, आपको ज़ोडियाक में जाके इसकी शॉपिंग करनी ही होगी। तो एक तरह से मैंने क्या दे दिया, वाउचर दे दिया, गिफ्ट की जगह मैंने वाउचर दे दिया। वहां जाओ, अपनी मनपसंद का गिफ्ट लेके आओ। काफ़ी सारी कंपनीज करती हैं, क्योंकि कोई लाइफ स्टाइल का वाउचर दे देती हैं, कोई किसी और कंपनी का वाउचर दे देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, और कह देती जाओ तुम जी लो अपनी ज़िंदगी, वहाँ जाके शॉपिंग कर लो इतने रुपए तक की, जिस तरह का आपको जो भी सामान लेना हो। तो अगर ऐसा कोई गिफ्ट दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, तो बेटा जी उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, वही हम पढ़ रहे हैं। तो गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं। तो अगर कन्वर्टेबल आइदर चेक है, कैश है, या इनडायरेक्टली वी कैन कन्वर्ट दिस, कोई वाउचर इन द कैश और चेक, तो क्या हो जाएगा वो आपका फुल्ली टैक्सेबल। क्या हो जाएगा बेटा जी, फुल्ली टैक्सेबल। और अगर इसके अलावा कोई है, इसके अलावा यानी कि डायरेक्ट आपने गिफ्ट दिया है या कोई वाउचर और टोकन दिया है कि उसकी जगह पे आप वो गिफ्ट जाके ले सकते हो, वहां पे शॉपिंग कर सकते हो, और उसकी वैल्यू अगर 5,000 तक है, वैल्यू अप टू 5,000, तो बाबू क्या होता है, अगर अप टू 5,000 है पूरे साल में, तब तो क्या हो जाएगा, वह एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझ में आया ये चीज़ आपको? वो क्या हो जाएगा, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाँ जी। और अगर उसकी वैल्यू 5,000 से ज़्यादा है, 5,000 से ज़्यादा है, तो 5,000 तक तो एग्जेम्प्ट है। सपोज अब मैं इसी की बात करता हूँ, 30,000 का है, मैंने इसको गिफ्ट में दिया, तो 30 में से कितना लेस हो जाएगा, 5,000 लेस हो जाएगा। और साक्षी के लिए टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25,000 टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, यहाँ एक बात बता दूं, गिफ्ट में आईसीआई के मॉड्यूल में एक अल्टरनेट अप्रोच भी लिया हुआ है। आईसीआई के मॉड्यूल में एक अल्टरनेट अप्रोच लिया हुआ है। उस अप्रोच के अंदर क्या बताया गया है कि अगर गिफ्ट 5,000 से ज़्यादा है, द एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल, द एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल। और वहां पे उन्होंने अल्टरनेट अप्रोच भी लिखी है, आप चाहें तो एक्सेस अमाउंट ही टैक्सेबल कर सकते हैं। हम एसएससी के बेनिफिट के हिसाब से काम करेंगे, और जो एक्सेस अमाउंट होगा उसको ही हम टैक्सेबल करेंगे। समझ में आ गई ये चीज? चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आता है। 3 फैसिलिटी मैंने आपको करवा दी है। 3 फैसिलिटी कौन कौन सी मैंने करवा दी है आपको? पहली फैसिलिटी मैंने कौन सी करवाई, आज मैंने 3 फैसिलिटी करवाई है। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टेलीफोन है, या तो वो क्या हो जाएगा, आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अदर एसेट्स में ऐसी एसेट्स जिसको हमने पहले डिस्कस नहीं किया हुआ है, तो अगर वो परचेज करके दिया हुआ तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, और अगर वो रेंट पे ला के एम्प्लॉय को दिया, तो जो अमाउंट रेंट का पे कर रहा है एम्प्लॉयर, वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के लिए। हाँ जी, एम्प्लॉय ने कोई रिकवर किया है अमाउंट, तो वह अमाउंट रिकवर किया होगा, तो अमाउंट वो उसमें से टैक्सेबल वैल्यू में से क्या हो जाएगा बेटा, लेस हो जाएगा। अच्छा, आपको अब होमवर्क क्या करना है, इसमें आपको लिखना क्या है, आपको बेटा ये सिर्फ है ना, ये चार्ट लिखना है। हाँ नहीं यार, लिखो यार, थोड़ा लिखो। हाँ मुझे पता है नोट्स में दिया, बट लिखो लिखो, चार्ट तो बनाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। हाँ जी, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एसेट्स में हमने क्या देखा, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स में हमने देखा कि अगर कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप आता, ध्यान रहे कंप्यूटर लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो 50, तो इसमें हाँ जी, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स में पहले आज की डेट की वैल्यू निकालो। वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस्ट में से क्या लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए हमने 3 कैटेगरी में एसेट्स को डिवाइड कर दिया, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोटर कार और एनी अदर एसेट्स। कंप्यूटर के लिए 50% WDV, मोटर कार के लिए 20% WDV, और अदर एसेट्स के लिए 10% SLM। इस तरह से आज की वैल्यू निकालते हैं, उसमें से जो अमाउंट रिकवर हो जाता है एम्प्लॉय से वो लेस कर देते हैं, वो टैक्सेबल वैल्यू आ जाती है। अगर सपोज एम्प्लॉय ने ज़्यादा अमाउंट दिया है, तो उसकी फिर टैक्सेबल वैल्यू निल आती है, माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, ध्यान रखना। गिफ्ट है, वाउचर है, तो गिफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, अगर गिफ्ट आपका कैश में है या इनडायरेक्टली कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो वो पूरा टैक्सेबल होगा। और अगर इसके अलावा कोई गिफ्ट है, वाउचर है, तो उसके लिए अगर वो 5,000 तक की वैल्यू है, तब तो क्या रहेगा, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। और 5,000 से ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उतना क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये काम हमने अभी तक आपको समझाया, होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके हिसाब से एक प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे अभी, और फिर इसको हम इस क्लास को मैं यहाँ पे फिनिश करूँगा, फिर मैं दूसरी क्लास में आगे डिस्कस करूँगा। थैंक यू। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक प्रॉब्लम करते हैं। देखिएगा, एक एसेट्स है, ये एसेट्स है, फर्नीचर, माइक्रोवेव ओवन है, आपका मोटर कार है, वॉशिंग मशीन है, और कंप्यूटर है। कितने में परचेज किया था, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी इसकी, ओरिजिनल कॉस्ट है आपकी
हाँ जी, ओरिजिनल कॉस्ट है आपकी दैट इज़ 75,000, 25,000, 240, 20,000, 55,000। अब डेट ऑफ परचेज बाय द एम्प्लॉयर, देखिए डेट ऑफ परचेज कितनी है आपकी, ये डेट ऑफ परचेज है साहब, ये क्या है आपकी डेट ऑफ परचेज है। अब देखिए यहाँ पे दो, एक तो दे रखी डेट ऑफ परचेज और एक दे रखी है आपको क्या, एक दे रखी है आपको दैट इज डेट ऑफ पुट टू यूज़। क्या दे रखा है आपको, डेट ऑफ पुटिंग टू यूज़। तो हम डेप्रेशन कहाँ से काउंट करेंगे, डेप्रेशन कहाँ से काउंट करेंगे, डेप्रेशन हम डेट ऑफ पुटिंग टू यूज़ से काउंट करेंगे। समझ में आता है ये चीज़, डेप्रेशन हम डेट ऑफ पुटिंग टू यूज़ से काउंट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे अगर बात कहूँ, यहाँ पे एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम क्या काम करेंगे, किस तरह से क्या चलता रहेगा हमारा। सो विल डिस्कस वन बाय वन। तो अब अगर मैं बात कहते, हाँ जी, सो डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द एम्प्लॉय कितना रहेगा आपका, डेट ऑफ एसेट्स ऑफ द सेल ऑफ द एम्प्लॉय, यानी देखिए यहाँ ये है, ये है, ये है, ये है, ये डेट्स आपको दे रखी है। तो अब ये जो डेट ऑफ परचेज है ना, ये डेट ऑफ परचेज तो कुछ काम की नहीं है, ये यस यस, ये डेट ऑफ परचेज तो कुछ काम की ही नहीं है। तो अपने को इन डेट ऑफ परचेज में लफड़े में पड़ना ही नहीं है, तो अपन इसको हटा ही देते हैं डेट। ओ हो सर, ये क्यों हटा रहे हो, ये कुछ काम की नहीं है, तो इसको आप रेड कर दो ना सर। तो चलो मैं इसको क्या कहता हूँ, रेड कर देता हूँ, मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं इसको रेड कर देता हूँ। अच्छा, डेट ऑफ पुटिंग टू यूज़ कितना रहेगा आपके पास में, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डेट ऑफ सेल ऑफ द एम्प्लॉय कितना रहेगा, ये आपको थोड़ा सा देखना है। सो दैट इज़ ये, यानी ये दो डेट काम की है। अब अगर मैं देखूं पहले की बात करूं, फर्नीचर, देखिए तीन कैटेगरी थी आपके पास में, अगर बात कहें तो कंप्यूटर था, लैपटॉप था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये एक था आपका 50% WDV था, उसके बाद में मोटर कार था आपका 20% WDV था, और आपके पास में अदर एसेट्स था आपका 10% SLM था। तो फर्नीचर किस में आएगा, 10% SLM में आएगा, किस में आएगा, 10% SLM में आएगा। अच्छा, कंप्लीटेड ईयर्स की बात करते हैं, तो कंप्लीटेड ईयर्स में देखिए यहाँ पे और 31/3/2015। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और दिया, पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय से कितना रिकवर किया है, 25,000 का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की डेट की वैल्यू कितनी है, उसमें से हम कितना लेस कर देंगे, 25,000 लेस कर देंगे। तो आइए सबसे पहले मैं बात कहता हूँ यहाँ पे, अगर मैं बात कहता हूँ सबसे पहले किसकी बात करता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ परचेज वैल्यू ऑफ द फर्नीचर। तो अगर मैं फर्नीचर की बात करता हूँ तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना है, इसका कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इट इज़ 75,000। कितना है बेटा, 75,000, ये यहाँ से आया हमारा 75,000। होप यू अंडरस्टूड। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे दैट इज लेस डेप्रिसिएशन ऑन SLM बेसिस एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम 31/3/2015 से लेके 31/3/2015। पहला साल कब खत्म होता है, एक दिन या तो पहले का छोड़ दो या अभी का छोड़ दो। तो 31 से शुरू करेंगे तो कहाँ पे खत्म होगा, 30/3/2016। ध्यान रहे आपका ईयर, पहला साल कहाँ से कहाँ तक फिनिश होता है, दैट इज ये फिनिश, ये समझ में आया आपको, ये पहले साल का डेप्रिसिएशन। उसके बाद में पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है साहब आपके पास में, दैट इज़ कितना है आपके पास में, ये है 7,500। कितना है बेटा जी, 7,500। 16 के बाद 17 भी आएगा, 18 भी आएगा, 19 भी आएगा। तो देखिए 17 इसका डेप्रिसिएशन कितना, 7,500। फिर कितना 18, इसका डेप्रिसिएशन कितना, 7,500। ये 10% SLM है ना, ओके। तो 31/3/2019 तक तो हमने लगा दिया, 31/3/2019 तक को लगा दिया हमने डेप्रिसिएशन। उसके बाद में भी समझ में आ रहा 30, हाँ जी, 31/3/2018 से लेके 30/3/2019, ये हमारा लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है। 1 2 3 4, 4 साल का डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया है। अब उसके बाद भी कुछ मंथ बचे हुए हैं, उन मंथ का कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्या है ये, क्योंकि बेटा जी यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो इन दिस कंडीशन, अगर मैं यहाँ पे बात कहूँ तो इन दिस कंडीशन सिर्फ डेप्रेशन किस पे, जो कंप्लीटेड ईयर से उस पर लगाया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब इसमें से डेप्थ, तो वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी रहेगी, दैट इज़ कॉल्ड योर 45,000। 45,000 में से आपने रिकवर कितना किया अमाउंट SSC के द्वारा, 25,000। तो आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना हो गया, दैट इज परक्यूज वैल्यू आपका टैक्सेबल हो गया 20,000। होप यू अंडरस्टूड, समझ में आया आपको ये चीज़। चलिए साहब, अब अगर सेम स्टाइल में हम बात करते हैं, माइक्रोवेव की बात करें, किसकी बात करें, माइक्रोवेव की बात करें, तो कॉस्ट कितनी है साहब माइक्रोवेव की, तो कॉस्ट है आपके 25,000। और उसमें से आपने, हाँ जी, 17 से लेके 18, 18 से लेके 19, देखो भैया कंप्लीटेड ईयर्स यहाँ पे एक ही है,
1/6 से लेके 31/5/18, उसके बाद में देखिए 31/5/18 से लेके 30, हाँ जी 31/5/18 से लेके अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे, समझ में आ रहा ना ये चीज़, हाँ जी। तो अगेन आपका 1/6/2018 से लेके 31/5/2019 को होता है, लेकिन आपने ट्रांसफ़र कब कर दिया, 1/4/2019 को ही कर दिया। तो यानी साल, अगला साल कंप्लीट नहीं हुआ उससे पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया, तो 1 साल का ही लगेगा। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल बेनिफिट, और ये अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे, तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आई, 22,500 आई, लेस गिफ्ट। हाँ जी, समझ में आ रहा है ये चीज़। ये पूरा पूरा गिफ्ट टू एम्प्लॉई है सर, पूरा पूरा क्या गिफ्ट टू एम्प्लॉई है। अच्छा, गिफ्ट टू एम्प्लॉई है तो कहाँ कितने रुपए तक का गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता, तो 5,000 रुपये, अभी हमने पढ़ा था 5,000 रुपये तक का गिफ्ट क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो ये देखो 22,500 में से 5,000 लेस कर दिए, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्यूर्स की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 17,500। होप यू अंडरस्टूड, समझ में आता है ये चीज़। चलिए यही कहानी हम रिपीट करते हैं मोटर कार के लिए। और मोटर कार के लिए इफ़ यू रिमेंबर कौन सा मेथड लगता है आपका, WDV मेथड लगता है। ज़रा चेक करें कितना टाइम पीरियड हुआ है मोटर कार के लिए और कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, 20% डेप्रिसिएशन है। देखिए मोटर कार पुटिंग टू यूज़ कितना है, 11/7/2016, 11/7/2016 से लेके अगर मैं बात कहूँ तो 10/7/2017। हाँ जी, चलिए हमने बात किया ये 10/7/2017, उसके बाद में ये इसका WDV आ गया, ये उस दिन का WDV आ गया, तो अगले साल का और, यानी अगले साल का और 20% लगेगा किस वैल्यू पे, 1,92,000 पे ये वैल्यू लगेगा। तो दिस इज़ योर टैक्सेबल वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, ये आपका वैल्यू आ गया। तो अब आपका क्या हो गया, लेस अमाउंट पेड बाय द SSC। तो ये अमाउंट पेड बाय द SSC, तो ये वैल्यू कितनी आ गई है, ये इनकी वैल्यू 58,600 आ गया है। ओ माय गॉड, रिकवर कितना कर रहे हैं आप, हाँ जी रिकवर कितना कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो रिकवरी की बात समझ में पर, हाँ जी समझ में आती है चीज़। रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1,53,600, और रिकवर कितना कर रहे हैं आप, 95,000। तो पर यूजर्स कितना, इसका वैल्यू कितना आ गया, 58,600। द वैल्यू इज 58,600। होप यू अंडरस्टूड। अब वॉशिंग मशीन, भैया बहुत पुरानी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन किस में आएगा, अगेन 10% SLM में आएगा, किस में आएगा, 10% SLM में आएगा। मैंने यहाँ पे लंबा कैलकुलेशन किया है, आप चाहे तो एक साथ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं बात कहता हूँ, अब मैं कंप्यूटेशंस करता हूँ किसकी, वॉशिंग मशीन की। तो वॉशिंग मशीन की कंप्यूटेशन में देखो भैया, खटाखट हम बात करें, तो आप चाहो तो ये देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तो 1/4 हाँ जी, ये वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे 1/11/2009 से लेके दे पर एनम की बात कर रहे हैं, और SLM की बात करें, खटाखट डेप्रेशन लगाते जाओ और वैल्यू आती रहेगी आपकी। ये मैंने वैल्यू निकाल ली, ये मैंने वैल्यू निकाल ली। देखिए अगर वैल्यू निकालो कितने साल हो गए भाई साहब, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 1/11/2009 से लेके 1/11, अगर 10/11/2019 तक की बात करूँ तो 10 साल हो गए। 10 साल हो गए तो इसकी वैल्यू नील हो गई साहब, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, 2-2 हज़ार लग के क्या हो गई है, नील हो गई है सब आपकी, 2-2 हज़ार लग के क्या हो गई है आपकी वैल्यू, इसकी नील हो गई है। और रिकवर कितना किया आपने, रिकवर किया आपने 1,000। तो बेटा जी 1,000 रिकवर किया तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये कोई टैक्सेबल वैल्यू आएगी क्या, नहीं जी, टैक्सेबल वैल्यू क्या रहेगी, नील रहेगी। ध्यान रहे यहाँ पे एक चीज़ हमने पढ़ी थी, एग्जाम्पशन की कैटेगरी में हमने एक चीज़ पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, एग्जाम्पशन की कैटेगरी में हमने पढ़ा था कि फुल्ली एग्जाम्प्ट में अगर कोई हम एसेट्स अदर देन कंप्यूटर, लैपटॉप, मोटर कार ट्रांसफ़र करते हैं और वह 10 साल से ज़्यादा पुरानी है, तो वह पूरी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। तो उसके पीछे रीज़न क्या था, उसके पीछे यही रीज़न था कि 10 साल में 10% पर एनम SLM के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो 10 साल में तो उसकी वैल्यू यूँ ही क्या हो जाती है, नील हो जाती है। समझ में आया। अब ये कंप्यूटर की वैल्यू देखिए कैसा है आपका, कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कितना था, 55,000। कब लिया है साहब आपने, डेट ऑफ पुटिंग टू यूज़ कितना, 10/1 और 9/1/2020। तो देखो 10/1/2017 से लेके 9/1/2018 1 साल, 9/1/2019 2 साल, 9/1/2020 3 साल हो रहे हैं। तो 3 बार WDV लगेगा, देखिए 3 बार लगा है WDV यहाँ पे। समझ में आ रहा है ये बात आपको, 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ जी, एक दिन पहले साल कंप्लीट हो जाता है, जिस 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 डेट से साल शुरू होता है उसके जस्ट एक दिन पहले वो साल कंप्लीट हो जाता है, ध्यान रहे। समझ में आ रही है बात। तो उसका उस दिन का रिटर्न ऑन वैल्यू कितना रहा आपका, 6,875। अमाउंट आपने SSC से कितना रिकवर किया, 30,000 का। तो परक्यूज का वैल्यू कितना आ गया आपका, इट्स नील वैल्यू। होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से वैल्यूशंस निकालते हैं। थैंक यू।